दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर यूपी और यूके। धनंजय सिंह गिरफ्तार हो गए। जी हां, बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश से जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह आज एक रंगदारी के मामले में दोषी करार दिए गए और कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया। कल उन पर सजा सुनाई जाएगी। लेकिन ये खबर इतनी ही नहीं है। धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक कारण ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस मुकदमे में उनको सजा हुई है, यह मुकदमा 2020 में एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो नमामि गंगे से जुड़ा हुआ था, उसने दर्ज कराई थी। मई 2020 में जब पूरा देश कोरोना के में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब अभिनव सिंघल नाम के प्रोजेक्ट मैनेजर ने एक एफआईआर कराई थी कि धनंजय सिंह के लोगों ने उनको किडनैप किया और वो अभिनव सिंघल को उनके घर लेके गया, जहां धनंजय सिंह को धमकाया, उनको पिस्टल दिखाई और उनको बोला कि वो उनको कुछ रंगदारी दे। खैर, इस मामले में बाद में यही अभिनव सिंघल कोर्ट में जब मामला आया तो बोले उस वक्त मैं तनाव में था और मैंने तनाव में मुकदमा लिखा दिया था। लेकिन जो तमाम साक्ष्य थे, उन साक्ष्य के हिसाब से पुलिस ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, उसमें कोर्ट ने धनंजय सिंह को दोषी मान लिया। अब ये राजनीतिक रंग कैसे आया, मैं समझाता हूं। धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड में फिलहाल जनता दल यूनाइटेड में शामिल हैं, जो नीतीश कुमार की पार्टी है। वो जौनपुर से कई बार विधायक रहे हैं और 2009 में बसपा के टिकट से वो सांसद भी रहे हैं। उनकी पत्नी फिलहाल भाजपा की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी से जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष है। दरअसल धनंजय सिंह को ये उम्मीद थी कि चूंकि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन है, इसलिए जौनपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल जेडीयू के दे देगी। लेकिन शनिवार की रात को जब भारतीय जनता पार्टी की 51 प्रत्याशियों की लिस्ट आई, तो उसमें जौनपुर से भाजपा ने अपने प्रत्याशी के रूप में महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेसी नेता कृपा शंकर सिंह को, जो मूलतः जौनपुर को रहने वाले हैं, जौनपुर लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। ये निर्णय चौंकाने वाला था। इसके बाद धनंजय सिंह ट्विटर पे सक्रिय हुए और उन्होंने कहा कि जौनपुर की शान बान शान के लिए वो मैदान में उतरेंगे और उनके लोगों ने ट्विटर पे बड़ी कैंपेन शुरू कर दी। इसी बीच धनंजय सिंह ने समाजवादी पार्टी में अपनी बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने वो जहां तक मेरी जानकारी वो शिवपाल यादव से मिले, रामगोपाल यादव से मिले और कल एक वैवाहिक समारोह में, लखनऊ में एक आयोजित वैवाहिक समारोह में वो अखिलेश यादव से भी मिले और अकेले में 5 मिनट मिलकर उन्होंने समझाने की कोशिश की कि अगर सपा उनको वहां टिकट दे देती है तो वो वहां चुनाव जीत सकते हैं। उन्होंने सारे समीकरण अपनी तरफ से अखिलेश यादव को समझा दिए थे। अखिलेश यादव ने इस पे कोई फैसला लिया नहीं था। और दूसरी तरफ कृपा शंकर सिंह को टिकट मिलने के बाद जिस तरह से धनंजय सिंह एक्टिव हुए थे, वो कहीं न कहीं नागवार गुजर रहा था। और जो अपहरण का मामला था मई 2020 में, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें आज सुनवाई थी। उस सुनवाई में जज ने उनको दोषी करार दिया। जब दोषी करार दिया, उनकी जमानत निरस्त हो गई। तो जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से कहा कि ये पॉलिटिकल मामला है, मुझे जुडिशरी पे पूरा भरोसा है और जुडिशरी मेरे साथ न्याय करेगी। लोग इसको इसलिए जोड़ रहे हैं, इस तरह से जोड़ रहे हैं कि धनंजय सिंह ने चूंकि इंडिपेंडेंट या भाजपा के प्रत्याशी, जो कि कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, कृपा शंकर सिंह को चैलेंज किया और वो बात कहीं न कहीं भाजपा के हाईकमान को नागवार गुजरी। यहाँ मैं आपको एक पुरानी चीज बता दूं कि इसके पहले ऐसा नहीं है, धनंजय सिंह के ऊपर कई बार मुकदमे दर्ज हुए, कई बार वो जेल गए। छात्र नेता के रूप में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था, तमाम मुकदमे भी रहे हैं। उनको लोग बाहुबली के रूप में उस क्षेत्र में जानते भी। एक केस तो ऐसा था आज से 25 साल पहले, जब यूपी पुलिस ने एक एनकाउंटर में धनंजय सिंह को मृत घोषित कर दिया था। वो एक अलग कहानी था। और जब बाद में पता चला कि जिस जिस एनकाउंटर में धनंजय सिंह की मौत की खबर पुलिस ने की थी, वो धनंजय सिंह की जगह किसी और की जान चली गई थी और धनंजय सिंह जिंदा थे। तो धनंजय सिंह के साथ इस तरह की चीजें बहुत होती रही हैं। लेकिन इस वाले मामले में जो आज जो मामला हुआ है, उसमें वो चौंकाने वाला थोड़ा सा ये है कि मैं बता दूं कि 2021 में
इसी लखनऊ में एक अजीत सिंह की हत्या हुई थी। अजीत सिंह की हत्या में ये आरोप लगे थे कि अजीत सिंह की हत्या करने के जो शूटर आए थे, उनको रहने का और तमाम उनकी मौत की पूरी प्लानिंग धनंजय सिंह ने किया था और धनंजय सिंह को उस मुकदमे में नामजद अभियुक्त बनाया था, पुलिस ने बनाया था और उनको 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। 2021 में 25,000 के इनाम भी घोषित किए गए धनंजय सिंह, उसके बाद भी यूपी पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाई, जबकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया को तमाम वीडियो वायरल मिल जाएंगे कि वो उस दौरान वो क्रिकेट खेलते थे और वो यूपी पुलिस की नजर में इनामी बदमाश थे। और उसी दौरान जब वो 25,000 रुपए के इनामी थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया। और किस पार्टी से लड़ाया? वो पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, निषाद पार्टी। और न सिर्फ लड़ाया बल्कि चुनाव भी जीत गए। बाद में खैर कोर्ट से उस केस में धनंजय सिंह को जमानत मिल गई। तो इस मामले में जो 2020 का रंगदारी का मामला है, जिसमें कि जिसने शिकायत की वो कोर्ट में जाके बोला कि भाई साहब उस वक्त मैं तनाव में था और मैं अपनी इच्छा से धनंजय सिंह के घर में गया था। लेकिन चूंकि पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की थी और जो सबूत प्रस्तुत किए थे, उसकी वजह से कोर्ट ने उनको आज दोषी मान लिया। तो ये चौंकाने वाली बात है। यहां कुछ लोग का यह मानना है कि मैंने आज कुछ धनंजय सिंह के करीबी लोगों से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि दरअसल 2014 में धनंजय सिंह चाहते थे कि बसपा उनको दोबारा टिकट दे दे लोकसभा। उनको टिकट नहीं मिला। तब भारतीय जनता पार्टी केपी सिंह को जौनपुर से चुनाव लड़ा थी। उस दौरान अमित शाह से भी ये मिले। अमित शाह ने कहा कि इस वक्त तुम चुनाव मत लड़ो, शांत रहो, जब हमारी सरकार बन जाएगी हम तुमको कहीं ना कहीं एकोमोडेट कर देंगे। ये बात मुझे धनंजय सिंह के करीबी पारिवारिक मित्र ने मुझे बताई। उसके बाद क्या हुआ कि धनंजय सिंह नहीं माने और निर्दलीय चुनाव लड़ गए। 65,000 वोट वो पाए, लेकिन उसके बाद भी वो भाजपा वहां से चुनाव जीतने में कामयाब रही। उस दिन से हमारे जो सूत्र है उनका कहना है कि उस दिन से अमित शाह और धनंजय सिंह के बीच में एक दूरी बन गई। वो दूरी वो आज तक 10 सालों से धनंजय सिंह ने प्रयास किया, लेकिन वो बात अमित शाह जी भूले नहीं। और जौनपुर में जिस आदमी को अमित शाह ने प्रत्याशी बनाया है वो कृपा शंकर सिंह, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के थे, रहने वाले जौनपुर के हैं और काफी हद तक पूर्वांचल में सक्रिय रहते थे। वो भारतीय जनता पार्टी में जब वो उनको लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया, उसके 2 दिन पहले वो नरेंद्र मोदी से मिलके आए। तो ये लगा गया कि भाई ये जनता दल यूनाइटेड के हैं, सहयोगी पार्टी के हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। तो इसको कई उनके करीबियों का मानना है कि शायद अमित शाह को बुरा लग गया। खैर ये मामला कोर्ट का है, फैसला कोर्ट का है, उनको अपराधी माना गया है, फिलहाल उनको भेज दिया गया है जेल। कल उस मामले में उनको पूरी सजा सुनाई जाएगी। लेकिन ये ये कल का घटनाक्रम और उसके पहले का घटनाक्रम ये था कि समाजवादी पार्टी से उनको पूरी उम्मीद थी कि वो चुनाव लड़ते और लड़ते तो शायद जौनपुर में भाजपा के लिए इस सीट पे जो 2019 में वो बसपा से चुनाव हार गए थे केपी सिंह, तो कृपा शंकर सिंह के लिए सीट जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। अब बदली परिस्थितियों में क्या होगा क्या नहीं होगा, वैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद धनंजय सिंह अपनी पत्नी जो जो अभी फिलहाल जिला जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनको अपनी जगह चुनाव लड़ा दें। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल धनंजय सिंह जो रविवार से सोशल मीडिया पे और दूसरी जगह पे न्यूज चैनल्स पे बहुत छाए हुए थे, सबको बड़ी उम्मीद थी कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। उनकी चुनाव लड़ने की संभावनाओं पे फिलहाल तो ब्रेक लग गया है। अब आपको बताता हूं यूपी की दूसरी एक बड़ी खबर। ओम प्रकाश राजभर फाइनली 8 महीने इंतजार के बाद आज ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। ओम प्रकाश राजभर 8 महीने से इंतजार कर रहे थे। 8 महीने पहले वो दिल्ली में एनडीए गठबंधन में वापस आए थे और तभी से उनको वादा किया गया था कि जैसा वो राजभर बार बार कहते थे कि वो मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन योगी जी और कुछ उनके बीच में कुछ विवाद था या कुछ बातें थी जिस वजह से शपथ ग्रहण हो नहीं पा रहा था। तो चुनाव की घोषणा के 10 दिन पहले आज
ओम प्रकाश राजभर और उनके साथ दारा सिंह चौहान, जो समाजवादी पार्टी भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए थे 2022 में। उसके बाद वो सपा के विधायक चुने गए थे और उस घोसी सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर भाजपा में शामिल हुए और भाजपा के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा घोसी का। उस उपचुनाव में दारा सिंह चौहान 40,000 वोटों से हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में उनको एमएलसी बनाया और आज उनको मंत्री पद की शपथ दिला दी। इसके अलावा 2 और मंत्री बने हैं। एक आरएलडी से अनिल कुमार है, जो दलित हैं, बिजनौर के हैं, उनको बनाया गया है और एक सुनील शर्मा है। ये मंत्रिमंडल विस्तार चुनाव के ठीक 10-15 दिन पहले ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मंत्री बनाना था तो चूंकि आरएलडी के साथ जो गठबंधन हुआ था वो भी जनवरी में ही हो गया था। जनवरी में ही जब भारत रत्न घोषित किया था चरण सिंह के नाम पे मोदी सरकार ने दिया था, तभी जय चौधरी ने कहा था कि अब हम भाजपा के साथ जाएंगे, इंडिया गठबंधन छोड़ दिया था। तो 28 जनवरी में वो आ गए थे, लेकिन आज मंत्रिमंडल विस्तार आज हुआ है 5 मार्च को। तो ये बताता है साफ साफ कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में दूरी है और ये दूरियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि योगी जी राजभर जी को मंत्री बनाने को तैयार नहीं थे। 8 महीने बाद फाइनली तैयार हुए हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि अगर ओम प्रकाश राजभर को हमने मंत्री नहीं बनाया और दारा सिंह चौहान को नहीं बनाया तो हमको पूर्वांचल में कई जगह नुकसान पहुंच सकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए और आरएलडी को गठबंधन में लेके आई है, तो ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से काम किया होता तो शायद अपने गठबंधन का दायरा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती और नहीं चुनाव के ठीक 10 दिन पहले जातिगत समीकरण को ठीक करने के लिए उनको ये मंत्रिमंडल विस्तार करना की जरूरत पड़ती। और एक इसी दौरान क्या हुआ कि आज एक तरफ तो शपथ ग्रहण हुआ राजभवन में, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जो प्रमुख विपक्षी दल है उन्होंने भी एक दूसरी शपथ ली है। पीडीए की शपथ ली, दिलवाई युवाओं को, जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिली है उनके साथ एक शपथ ली है, पीडीए की शपथ ली है और बुलवाया कि जो नौकरी नहीं देंगे उनको हम वोट नहीं करेंगे। तो कुल मिला जुला के जो उत्तर प्रदेश का चुनावी परिदृश्य है उसमें फिलहाल बीजेपी के लिए मुश्किलें खत्म होने के नाम नहीं ले रही हैं। और अंत में चलते चलते बता दूं कि आज के इस मंत्रिमंडल विस्तार से भारतीय जनता पार्टी की जो एक सहयोगी है अपना दल है, जिसकी नेता है अनुप्रिया पटेल, जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, उनके पति हैं आशीष पटेल यहाँ मंत्री हैं। आज उन्होंने भी मंत्रिमंडल विस्तार में अपने एक विधायक के लिए एक मंत्री पद की डिमांड की थी। उनके स्वार्थ से विधायक है शफीक अहमद, मीडिया में खबरें थी, वो चाहती थी कि शफीक अहमद को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए, लेकिन उनकी बात फिलहाल नहीं मानी गई है। लेकिन वो इस वजह से भाजपा से नाराज दिख रही है, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि उनको लोकसभा में 3 सीटें दी जाए, लेकिन जो सब खबरें आ रही हैं उनको लोकसभा में 2 सीटें दी जा रही हैं। तो एक तरफ तो उन्होंने राजभर को और आरएलडी को शपथ दिला के बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन उनके जो सबसे पुराने सहयोगी हैं अनुप्रिया पटेल, वो थोड़ी नाराज दिख रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को अपने गठबंधन को बचाने के लिए अनुप्रिया पटेल को खुश करना बहुत जरूरी है। फिलहाल ये बातें इसलिए भी समझिए आप कि आज ही इंडिया टीवी का एक सर्वे आया है, गोदी मीडिया का एक सर्वे आया है, जो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 78 सीटें जीतेगी। लेकिन हकीकत क्या है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। मेरा भी अपना आकलन है, कई मेरे पत्रकार मित्रों का भी आकलन है कि विपक्ष अगर ढंग से चुनाव लड़ ले तो भारतीय जनता पार्टी 40 का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकती है। खैर, क्या परिणाम होगा ये तो मई के अंतिम हफ्ते तक क्लियर हो जाएगा। फिलहाल देखते रहिए न्यूज लॉन्चर यूपी और उत्तराखंड। हम आपके पास रोज उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबरें लेके आपके पास आएंगे और आपको अपडेट देंगे। आपसे अनुरोध है कि न्यूज लॉन्चर यूपी और यूके के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम आपको किस तरह की खबरें दिखाएं और हमारे अंदर कोई कमी है तो उसको जरूर बताइएगा। हम लोग कमेंट्स को जरूर पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।